हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं कॉमर्स 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसके अंदर हमने शुरू किया है सेट्स एंड रिलेशन। फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो चुका था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। बट आपको बता दूं एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पिछले 9th स्टैंडर्ड में आपने जो सेट चैप्टर पढ़ा था उसके ऊपर डिपेंड था। वो तो आपको आता ही था, थोड़ा सा एडवांस लेवल जो था हमने कर लिया। बट जो एक्सरसाइज 1.2 है, अब ये जो सेट का जो दूसरा पार्ट है रिलेशन, उसके ऊपर डिपेंड है। इसके अंदर हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं इस एक्सरसाइज का मैं आपको बेसिक बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और हर जो कंसेप्ट होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो चलो आज सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कंसेप्ट। एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कंसेप्ट में हमें रिलेशन सीखना है। रिलेशन सीखने के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर सीखना पड़ता है ना। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? सपोज यहाँ पर ए कॉमा बी इस तरह से एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जोड़ी, ऑर्डर मतलब सीरीज में। समझो ए कॉमा बी है, अगर समझो ये इक्वल दिया है यहाँ पर 3 कॉमा 4 को, इसका मतलब देखो ऑर्डर मतलब पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है। ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी और सपोज बी कॉमा ए है, तो क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पहले ए आ रहा है, यहाँ पहले बी आ रहा है। पहले ए आ रहा है तो पहले ए ही आना चाहिए और तभी ये दोनों इक्वल होगा। अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब ए और बी सेम होगा, तब ये इक्वल होगा। अगर समझो ऐसे है कि ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी और ये इक्वल है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब क्या है पता है? जो ये पहला ए है इस सी को इक्वल है और जो बी है वो डी को इक्वल है, तभी ये दोनों इक्वल है। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। मतलब क्या, जैसे ए कॉमा बी इज इक्वल टू 3 कॉमा 4 दिया है, इसका मीनिंग क्या है? पहले ए है सो ए इज इक्वल टू 3 हो गया, और बाद में बी दूसरा है तो दूसरा यहाँ क्या है 4 तो हो गया। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, याद रखना। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, इसका मतलब क्या? एग्जांपल के जरिए समझो। सपोज ए इज इक्वल टू 2 3 है एंड यहाँ पर बी एक सेट है जो है 1 3 5 6 इस तरह से है। ओके, तो अब ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ये ए और बी का प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सेट ए और बी है। ओके, अब इनका प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों सेट को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस कर रहा है। मतलब क्या, ये जो 2 है उसका हर एक के साथ पेयरिंग करेंगे। 2 ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, इसका बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग करोगे। उसके बाद जो ए का दूसरा एलिमेंट है 3, उसका बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग करोगे। मतलब क्या, जैसे 2 है, 2 की जोड़ी सबके साथ बनाओ, 2 कॉमा 1 2 कॉमा 3 फिर 2 कॉमा 5 देन 2 कॉमा 6। मैंने क्या किया, इस 2 का पेयरिंग सबके साथ बनाया बी वाले के साथ। ए क्रॉस बी है, अब ए में से दूसरा एलिमेंट कौन बचा? 3, 3 का पेयरिंग वापस सबके साथ बनाओ, 3 कॉमा 1 3 कॉमा 3 3 कॉमा 5 एंड 3 कॉमा 6। सो इस तरह से हमने क्या किया, ए और बी को क्रॉस किया, ए और बी का पेयरिंग कर दिया। तो कभी भी याद रखो, किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो इस तरह से लेते हैं। दो सेट दिया है तो ए क्रॉस बी है, तो पहले ए का एलिमेंट 2 है तो 2 के साथ हर एक की जोड़ी बी वालों की बनाओगे। फिर ए का दूसरा एलिमेंट 3 है तो उसकी जोड़ी बनाओगे, और अगर ए का एलिमेंट है तो उसकी भी जोड़ी बनाओगे। अगर यहाँ पर बी क्रॉस ए होता, बी क्रॉस ए, तो क्या करते? तो पहले बी का एलिमेंट जैसे 1 1 की जोड़ी इन दोनों के साथ बनाओगे, फिर 3 की जोड़ी बनाओगे। इस तरह से हमें करना पड़ता है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से आपने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं दो सेट का। अब अगला जो कंसेप्ट यहाँ पर देखोगे वो है नंबर ऑफ कार्टेशियन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब क्या, सपोज यहाँ ए और बी का आपने क्रॉस किया तो अंदर कितने एलिमेंट आए, कितना ब्रैकेट आया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स आए। ये जो ए क्रॉस बी है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए? 8 आ गए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये कैसे निकालेंगे? कैसे पता चलेगा ए क्रॉस बी में कितने जन आने वाले हैं? ओके, चेक करने के लिए इसका एक तरीका होता है। जो ए क्रॉस बी है, दोनों सेट जो अलग अलग है ए और बी, उन दोनों का नंबर निकालो। ए और बी के अंदर कितने नंबर है, क्रॉस कर दो, मल्टीप्लाई। अब नंबर ए कितना, देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है, 2 क्रॉस। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है। 2 4 से कितना हुआ? 8। सो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, अगर आप ए क्रॉस बी करते हो तो इसका नंबर कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आया।
तो इस तरह से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, दो अलग अलग सेट का। कार्टेशियन सेट जो होता है उसके अंदर जो नंबर फाइंड करना होता है वो इस तरह से आप फाइंड करते हो, जो इसके इंडिविजुअल सेट्स है ए और बी उनके अंदर जितने नंबर्स है 2 और 4 उसका मल्टीप्लाई करो 8, मतलब 8 एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। आओ चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो रिलेशन करके टॉपिक है अब उसको शुरू करते हैं कि एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है। अब रिलेशन क्या होता है ध्यान से देखो, अभी जो आप सीख रहे थे उसी के बेसिस पर हम देखेंगे। रिलेशन सपोज दो सेट है, ए सेट है 1 2 3 4 5, बी सेट है 1 4 9 12। यहाँ पर हमें इन दोनों सेट के बीच का एक रिलेशन आर फाइंड करना है। आर इज द रिलेशन सच दैट, आर एक ऐसा रिलेशन है कि जो एक्स और वाई उसके ब्रैकेट के ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो रियल नंबर होंगे, दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर पता है ना, देखो नंबर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है इमेजनरी या तो नॉट रियल। इमेजनरी वो होता है जो रूट में इस तरह से होगा, जो भी निगेटिव वो इमेजनरी होता है। ऐसा नहीं है तो वो सारे नंबर रियल होते हैं, अगर कोई रूट में माइनस में नहीं है तो सारे नंबर रियल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर्ड पेयर होने वाला वो रियल नंबर है, और एक कंडीशन दी है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी दो सेट के बीच में एक ऐसा रिलेशन लाना है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर यानी एक्स मतलब ये जो पहला ऑर्डर है, पहला जो एलिमेंट है, और वाई मतलब दूसरा एलिमेंट। तो अगर समझो मैं इसके अंदर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक रिलेशन लाना है। तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से मुझे एक रिलेशन आएगा। कैसे आएगा देखो, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं रिलेशन आर। अब देखो क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। अब ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखो यहाँ एक्स का स्क्वायर वाई आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं पहले 1 लेता हूँ। तो 1 का स्क्वायर बी में है क्या, यस। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये दिया ना कंडीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो ये जो ए है उसके हर एक एलिमेंट जो है उसका स्क्वायर निकाल के देखो, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो यहाँ पर 1 से 5 तक है, मैंने स्क्वायर निकाल के देखा। अब देखो ये जो ए के अंदर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बी के अंदर है यस 1। अब ए का दूसरा एलिमेंट 2 है, 2 उसका स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, वो है क्या बी के अंदर, यस 4। यानी करना क्या है कि पहला एलिमेंट जो होगा उसका स्क्वायर दूसरा एलिमेंट होगा, एक्स का स्क्वायर वाई होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब आगे क्या आएगा देखो, यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स के बाद वाई, वाई क्या है एक्स का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है ना। यहाँ पर 1 का 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है। अब अगला है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 स्क्वायर 16। तो 4 का स्क्वायर 16 है क्या बी में, नहीं है। 5 स्क्वायर 25 है क्या यहाँ पर, नहीं है, उनको नहीं लेंगे। ये हमारा रिलेशन आया, ये क्या है रिलेशन आया, जिसका ऑर्डर मिल रहा है वही लेने का। 4 और 5 की जोड़ी नहीं मिल रही है बी में तो नहीं लेने का। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो इस तरह से, तो इस तरह से दो एलिप्स बना दो, वर्टिकल एलिप्स। यहाँ पर समझो ये सेट ए और ये सेट बी है। सेट ए में क्या 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। सेट बी है 1 4 9 12, 1 4 9 12। अब मैं चाहता हूं कि इनका रिलेशन रिप्रेजेंट करूं, जो ए सेट है और बी सेट का रिलेशन। तो ये रिलेशन आया है, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जो 1 है पहले वाले सेट ए का 1 बाद वाले का 1 को करस्पॉन्ड करता है, तो इस तरह से आप एरो बना दो। जो 2 है वो 4 को करस्पॉन्ड करता है, ये ऐसे हो गया। 3 9 को करता है, 3 से 9 हो गया। अब देखो यहाँ 4 के लिए कुछ नहीं है, 5 के लिए कुछ नहीं है, और ये 12 है उसका प्री इमेज कुछ नहीं है। देखो ये इसको हम इमेज बोलते हैं। 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज है नहीं, 5 का इमेज है नहीं, 9 का प्री इमेज 3 है, 4 का प्री इमेज 2 है, इस तरह से बोलते हैं। तो ये जो है लिखा जाता है किस तरह से मैंने बताया, यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब देखो रिलेशन मतलब ये चीज़ होती है एग्जैक्टली। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, डोमेन, को डोमेन और रेंज, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर जो पहला सेट होता है, पहला सेट ए, ये जो ऑर्डर पेयर आया, ये जो ऑर्डर पेयर इसको समझो ए कॉमा बी आया हुआ है, इसमें जो ये पहला डोमेन ये होता है ना, इसको हम डोमेन बोलते हैं। याद रखो पहला वाला जो होता है इसको डोमेन बोलते हैं, फर्स्ट। जैसे ये ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट होता है ए, वो कहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ से, या तो ये जो एक्स है वो पहला ये है, उसको हम डोमेन बोलेंगे। जो दूसरा सेट है उसको हम बोलेंगे को डोमेन। क्या बोलेंगे, को डोमेन। को डोमेन मतलब क्या, जो दूसरा सेट है वो को डोमेन, ओके, जिसमें हम इमेज देख रहे हैं।
ये जो y है y किसका आंसर है, ये को डोमेन, जो x है वो क्या है, डोमेन। इस पूरे एलिमेंट्स को डोमेन बोलेंगे, सेट ए को ही, इसको ही बोलेंगे डोमेन, इसको बोलेंगे को डोमेन, याद रखो। ओके, बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए आसानी से बता रहा हूँ। अब रेंज क्या है, रेंज, तो रेंज मतलब देखो कि जो को डोमेन है, ये को डोमेन का वो वाला पार्ट जो इमेज है, डोमेन का इमेज है। अब यहाँ पर देखोगे तो कौन कौन है, 1 4 9, ये जो 12 है उसको मत लो क्योंकि वो किसी का इमेज नहीं है, ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। 1 4 9 ही आंसर में आ रहे हैं हमारे ऑर्डर पेयर में, 1 4 9, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेंज। समझ में आ रहा है, रेंज क्या आएगा, रेंज मतलब कि जो दूसरा सेट होता है उसमें जो आंसर वाला पार्ट है सिर्फ उतना ही रेंज होता है, और जो दूसरा सेट है पूरे एलिमेंट सबको क्या बोलेंगे, को डोमेन। को डोमेन में क्या क्या आ जाएगा, 1 4 9 12 पूरा आ गया, 1 4 9 12 ये पूरा आ गया। लेकिन इस को डोमेन का वो हिस्सा जो सिर्फ आंसर को करस्पॉन्ड कर रहा है, यानी 1 का इमेज 1, 2 का 4, 3 का 9, ये जो सिर्फ इमेज है, जो किसी न किसी के इमेज है, किसी न किसी का आंसर है, सिर्फ वो 1 4 9, उसको हम रेंज बोलते हैं। और डोमेन क्या होता है, जो पहला सेट होता है जिसका इमेज हम देख रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 सबको लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। काफ़ी इजी तरीके से पता, कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं, ये डोमेन होता है, ये को डोमेन होता है, और इसके अंदर जो आंसर वाला पार्ट है उसको रेंज बोलते हैं, बस इतना ही समझो। ओके, अब रिलेशन निकालने के लिए कोई दो सेट होना चाहिए, सेट ए और सेट बी, और एक फॉर्मूला होना चाहिए जिसको हम रिलेशन बोलेंगे। इन ए सेट के जो एलिमेंट्स है, बी सेट के एलिमेंट्स है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, तो भाई ए सेट का जो एलिमेंट है वो अगर x है, x, और बी सेट के एलिमेंट अगर y है, तो ए सेट का एलिमेंट x का स्क्वायर करने पर बी सेट का एलिमेंट आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है, और भी कुछ होता तो वो भी लेते। समझ में आया, डोमेन, को डोमेन और आंसर वाला पार्ट रेंज, इतना बेसिक आना चाहिए, क्योंकि अभी और भी कंसेप्ट है जो सीखना पड़ेगा, ये आएगा तो ही वो आएगा। कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे रिलेशन के टाइप्स क्या क्या है। देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला है 1 to 1 रिलेशन, जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। दूसरा है मेनी टू 1 रिलेशन, तीसरा है इनटू रिलेशन, चौथा है ऑन टू रिलेशन। इनटू 1 to एक टाइप के हैं, 1 to 1, और ये मेनी टू 1 एक टाइप के। 1 to 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू रिलेशन को सर्जेक्टिव बोलते हैं। ये नाम भी याद रखो, कभी कभी क्वेश्चन में सर्जेक्टिव बोला जाएगा, इंजेक्टिव। अब इसकी मीनिंग क्या है, देखो 1 to 1 रिलेशन, ध्यान से देखना कि अगर दो सेट है, सेट ए और बी, सेट ए के जो एलिमेंट्स है उनका सेट बी में एक इमेज है। कितना इमेज है, एक ही इमेज है, किसी का दो इमेज नहीं है। या तो सेट बी के अंदर कोई एक ऐसा इमेज नहीं है जो सेट ए के दो लोगों का इमेज है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो 4 है वो सेट ए के 1 का भी इमेज है और 4 का भी इमेज है, यानी 1 और 4 दोनों का आंसर 4 है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक के साथ एक ही होनी चाहिए। समझ जाओ, आपका जो दोस्त है वो लॉयल होना चाहिए, एक के साथ एक होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं 1 to 1 सिंपल भाषा में। अगर इसको हम रिलेशन में कहना चाहें इस तरह से रिलेशन, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, एंड 3 का रिलेशन 5 के साथ है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब आप बोलोगे सर ये 4 2 6 ये इनका अभी रिलेशन हुआ नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो 1 का और 2 और 3 के फ्रेंड्स है, रिलेशन है, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 5, ये रिलेशन बना हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे 1 to 1 रिलेशन, क्योंकि 1 का रिलेशन 3 है, 3 से है। 1 का जो ऑर्डर पेयर में देखेंगे 1 के साथ जो इमेज बना है, 1 का इमेज 3 है, 1 का और कोई इमेज नहीं है, और इस 3 का भी कोई इमेज नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदार है। समझ में आ रहा है, 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 5 है, इस 3 का और कोई दूसरा इमेज नहीं है, और इस 5 का कोई प्री इमेज नहीं है, दोनों का एक से एक है, 1 to 1, दोनों एक ही है। तो ये इसका रिलेशन आ गया, इसको हम बोलेंगे 1 to 1। इसके अंदर अगर आपको डोमेन बोला जाएगा, डोमेन क्या है और रेंज क्या है, देखो हर एक रिलेशन के अंदर डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो डोमेन क्या है, ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था डोमेन इज इक्वल टू, डोमेन को अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होता है ना वो डोमेन होता है, 1 2 3, जो मैंने बताया ना ये जो है डोमेन होता है। अच्छा, पिछले बार मैंने जो बताया था उसमें थोड़ा सा करेक्शन ध्यान रखो, ये जो पहला होता है ना, पहला ये डोमेन होता है, इसके अंदर जिसका इमेज नहीं है उसको मत ले लो, सिर्फ 1 2 3 को लेना, इसका कोई नहीं है इसको मत लो। सो डोमेन में क्या आएगा, 1 2 3, ये जो है डोमेन के एलिमेंट्स है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेट के फॉर्म में लिख सकते हो, सेट 1 2
2 3 ये डोमेन है, 1 2 3। अच्छा ये डोमेन पूरा इसमें होता है डोमेन, ठीक है, ये जो पहला ये डोमेन होता है, बट जिसका इमेज नहीं है उसको मत कंसिडर करो। हम क्या करते हैं, डोमेन के अंदर जो इस रिलेशन में फर्स्ट वाले होते हैं ना 1 2 3 उसको लेते हैं। तो 4 का इमेज नहीं है इसलिए उसको रिलेशन में नहीं रखा, इसलिए डोमेन में भी मत रखो। रेंज क्या होता है आपको पता ही, मैंने बताया था अभी कि ये जो कोड डोमेन होता है, पूरा कोड डोमेन में 2 और 6 दोनों आ गया। कोड डोमेन मतलब ये सब, डोमेन मतलब ये होता है, बट इसमें जिसका इमेज नहीं है उसको मत कंसिडर करो डोमेन में। ओके, कोड डोमेन में सब आ गया, बट हमें सिर्फ रेंज चाहिए। रेंज मतलब जो किसी ना किसी का इमेज है जिसके ऊपर एरो आ रहा है, मतलब 3 4 5, यहाँ पर सेकेंड पार्ट देखो 3 4 5, तो वो क्या है, रेंज है। इस तरह से आपको डोमेन और रेंज निकालने के लिए कहा जाए तो भी आप कर सकते हैं। क्या बताया मैंने, 1 to 1 रिलेशन, कोई भी दो सेट है, सेट ए और बी, इन दोनों के अंदर एक का दूसरे से रिलेशन मैंने बताया। अब मेनी टू वन रिलेशन, मेनी टू वन रिलेशन आज के लाइफ में बहुत दिखाई देता है लोगों में, फ्रेंड्स में। इसका मतलब क्या, जैसे यहाँ पर 1 है, 1 का रिलेशन 4 के साथ है, लेकिन देखो इस 4 का रिलेशन और एक 4 के साथ है। सेट ए और सेट बी में, सेट ए के अंदर दो लोग फंसे हुए हैं 1 और 4, किसके साथ, इस 4 के साथ, यानी 1 का इमेज भी 4 है, 4 का इमेज भी 4 है, समझ जाओ। तो ये गलत बात है, मेनी टू वन बोलेंगे, 1 to 1 नहीं बोलेंगे। मेनी मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का एक ही इमेज आता है, दो, 1 4 है और भी कोई होगा, सब के एरो एक ही पर आ रहे, यानी उनका जो इमेज है, उनका जो आंसर है वो एक ही बन रहा है, तो मेनी टू वन बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा लोगों का इमेज एक ही पर हो रहा है, तो ये मेनी टू वन हो गया। इसके अंदर अगर मुझे रिलेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो रिलेशन 1 का रिलेशन 4 के साथ है 1, 4, फिर 3 का रिलेशन 2 के साथ है 3, 2, एंड देन 4 का रिलेशन भी 4 के साथ है, 4 का रिलेशन भी 4 के साथ है। तो ये रिलेशन हो गया। अगर डोमेन लिखना है, डोमेन और रेंज, तो कैसे करेंगे, डोमेन रेंज। डोमेन मतलब क्या करना है कि यहाँ पर देखो 1 2 को मत ले लो, 3 4, क्योंकि 2 का इमेज नहीं है, ये पूरा डोमेन होता है, बट इसके अंदर जिसका इमेज नहीं है, जिसके पास एरो नहीं हो, मत ले लो। 1 3 4, यहाँ से पहला जो है वो लेना चाहिए, 1 3 4, ये डोमेन हो गया। ओके, एक मिनट अच्छे से बना दो ब्रैकेट, 1 3 4। अब रेंज क्या होता है, ये वाले रेंज मतलब ये पूरा कोड डोमेन होता है, इसमें जिसका एरो नहीं हो मत लो। 2 और 4 दो ही जाने, देखो यहाँ से देखो 4 2 4, सेकेंड वाला पार्ट 4 2 4 मतलब 2 and 4, 2 4 दो बार है तो एक ही बार लिखने का। तो इस तरह से आप डोमेन और रेंज दिखा सकते हो। तो अभी हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ रिलेशन में दो टाइप देखा, 1 to 1 एक का एक के साथ रिलेशन है, मेनी टू वन एक दो या दो से ज्यादा लोगों का एक ही के साथ रिलेशन है, तो मेनी टू वन। डोमेन रेंज कैसे निकालना है, रिलेशन इस तरह से लिखना होता है, ये दिखाने के लिए रिप्रेजेंटेशन है। आओ चलो देखते हैं इनटू और ऑन टू रिलेशन। इनटू और ऑन टू समझने के पहले यहाँ ध्यान दो कि जो 1 to 1 और मेनी टू वन बताइए अलग कैटेगरी में। यहाँ क्या है, एक का एक के साथ रिलेशन था, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोगों का एक से साथ रिलेशन था। अब इनटू और ऑन टू में हम लोग स्पेशली ये जो सेट ऑफ एलिमेंट ए और सेट बी है, इन दोनों में इस बी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। ये जो बी है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, समझो ये सेट ए और सेट बी है। ओके, क्या है देखो, इनटू और ऑन टू रिलेशन में क्या है कि यहाँ पर जो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए बी के अंदर, अगर हर एक एलिमेंट किसी ना किसी के साथ एंगेज है ए वाले के साथ, मान लो ये कोई लड़की है, ओके, और ये लड़के हैं, तो ये इसमें से हर एक लड़की किसी ना किसी लड़के के साथ फ्रेंड बन चुकी है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इनटू रिलेशन है। हाँ, लेकिन यहाँ पर अच्छा इसमें ऐसा हो कि कोई ना कोई एक या एक से ज्यादा लड़की जो है उसकी फ्रेंडशिप नहीं हुई होनी चाहिए। मतलब इनटू रिलेशन में क्या होता है कि जितनी लड़कियां हैं उनका कोई ना कोई फ्रेंड होगा, बट कोई एक ऐसी लड़की होगी एक या एक से ज्यादा जिनका फ्रेंड नहीं होना चाहिए, वो इनटू में आते हैं। ऑन टू में क्या होता है, यहाँ पर बी सेट के जो एलिमेंट्स है, सपोज ये तीनों है, इन तीनों का जितने भी है कंपलसरी प्री इमेज होना चाहिए। मतलब अगर ये गर्ल्स हैं तो और ये बॉयज हैं तो इनका फ्रेंड यहाँ बॉयज में होना ही चाहिए। कोई भी एक भी ऐसी गर्ल ना हो जिसका प्री इमेज या जिसका फ्रेंड ना हो। यानी बोलने का मतलब क्या है कि अगर सेट बी है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है हर एक का प्री इमेज सेट ए के अंदर है, कोई एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा एक्स्ट्रा एलिमेंट जिसका प्री इमेज नहीं है, वो ऑन टू रिलेशन में आता है, उसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। लेकिन अगर समझो इनटू रिलेशन मतलब क्या है कि सेट बी जो है
उसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, लेकिन कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे जिसका प्री इमेज नहीं भी है, तो उसको हम बोलेंगे इंटू। समझने के लिए था, बताता हूँ। देखो सपोज यहाँ पर -3 जो है इसका इमेज 1 है, ये जो 1 है उसका इमेज भी 1 है, जो -2 है इसका इमेज 4 है, जो 3 है इसका इमेज 9 है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखोगे 1 एंगेज हो गया -3 और 1 के साथ, 4 -2 के साथ, 9 3 के साथ, यानी बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे 1 4 9 वो किसी न किसी के इमेज है, उसका प्री इमेज है। इसको प्री इमेज बोलेंगे, इसको इमेज बोलेंगे। 9 का प्री इमेज 3 का इमेज 9। तो बी सेट के एलिमेंट, बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक जो है किसी न किसी का इमेज है, एंगेज हो चुके, कोई खाली नहीं बचा है, एक्स्ट्रा नहीं है। इस रिलेशन को हम बोलेंगे ऑन टू रिलेशन, मतलब रिलेशन जो है सेकेंड एलिमेंट की तरफ से फुल हो गया है, अब यहाँ कोई बचा नहीं है जहाँ पे आप जाके रिलेशन बना सकते हो। ऑन टू रिलेशन सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो ये इनटू क्या है, यहाँ पर समझो ये -2 का 2 के साथ रिलेशन है, इस -1 का 1 के साथ है, 0 का 0 के साथ है, इस 1 का 1 के साथ रिलेशन है, इस 2 का समझो 4 के साथ रिलेशन है। इस तरह से आप रिलेशन देख रहे हो। तो यहाँ पर जो सेट ए और बी है, बी में देखोगे तो 0 का भी 0 एंगेज हो गया 0 के साथ, 1 एंगेज हो गया -1 के साथ, और इस 1 के साथ 2 एंगेज हो गया -2 के साथ, 4 एंगेज हो गया 2 के साथ। लेकिन जो 3 है, ये 3 इसका कोई नहीं, अकेले है। समझ रहे हो? तो अगर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट सेट बी में ऐसा बचता है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसको प्री इमेज बोलेंगे। और जो किसी का इमेज नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 2 का इमेज 4 है, 4 का प्री इमेज 2 है, बट ये 3 किसी का इमेज नहीं है, 3 के लिए कोई है ही नहीं जोड़ीदार। तो ऐसे अगर सेट बी के अंदर जो है सेकेंड वाले के अंदर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट बचे जो रह जाते हैं जिसका कोई प्री इमेज नहीं, उसको इनटू रिलेशन बोलते हैं। और अगर सेट बी के अंदर हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, तो उसको हम ऑन टू रिलेशन बोलते हैं, सर्जेक्टिव। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन आप मैंने जो ट्रिक बताया उस ट्रिक से ध्यान रखो। थोड़ा सा मैंने हटके बताया अलग तरीके से, ताकि आपको वो सब बातें याद रहती है गर्ल्स एंड बॉयज़ की, इसलिए। ठीक है, तो याद रखो, ये बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं, कन्फ्यूजिंग है इसलिए। अब इसके बाद चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये सर क्या क्या बता रहे हैं, बेसिक यार ये बहुत टफ कंसेप्ट है, ये तो हमने पहले कभी सीखा नहीं था। अरे लेकिन बहुत इजी है यार, खाली वो समझने के लिए था जो मैंने आपको बताया। अभी देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करो मैं 1.2, कितना आसान है देखना। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इफ x - 1, y + 4 = 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर दिया है एंड फाइंड x एंड y बोला है। दूसरा क्वेश्चन भी देखो इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर है, ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म दूसरा टर्म है, दैट इज इक्वल टू 1/3 3/2 है, और बोला कि एक्स एंड वाई फाइंड करो। कितना आसान है देखना, बहुत मजेदार है। ओके, मैं अभी बेसिक्स ही बताने वाला था लेकिन आपको लगेगा टफ है, इसलिए मैं एग्जांपल एक्सरसाइज भी बता रहा हूँ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन हम लिखते हैं, और एक्स और वाई फाइंड करने के लिए जो दिया है वो ले लो, x - y, y + 4 = 1, 2 हमने ले लिया है। अब क्या करो, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर होगा तो क्या होगा, जो पहला टर्म होता है x - 1 दैट विल बी इक्वल टू 1, एंड ये जो दूसरा टर्म होता है y + 4 दैट विल बी इक्वल टू 2। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में होता है। सो x क्या आ जाएगा, -1 वहाँ गया तो 1 + 1, x = 2 हो गया, बस इतना ही करना था। y क्या आएगा, +4 उस तरफ गया तो -4, 2 ऑलरेडी है, सो y = 2 - 4 - 2। देखो हो गया, हमको क्या करना था, फाइंड x एंड y, आ गया ना, और क्या करें, हो गया, बस इतना ही करना है। कितना आसान है देखो। ठीक इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन भी है, देखो सेकंड क्या है, देखो ये है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं करता हूँ, समझो ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें भी। तो ये जो पहला पार्ट है x + 1/3 है, सो ये पहला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट 1/3 को इक्वल हो जाएगा, एंड ये जो दूसरा एलिमेंट है y/3 - 1 ये किसको इक्वल हो जाएगा, 3/2 को इक्वल हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे अगर इसको तो क्या आएगा, x = राइट साइड में 1/3 है, ये जो +1/3 को राइट साइड ले जाओ तो -1/3, यहाँ पर देखो y/3 है, यहाँ पर 3/2 है, देखो ये 3/2 है, ये -1 वहाँ गया तो +1। इस तरह सिंप्लीफाई करो, x = 1/3 में से 1/3 माइनस किया, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है आंसर, हो गया 1/3 में से 1/3 0 हो गया। एंड यहाँ पर देखो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, y/3 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 + 2 × 1 = 2 / 2 × 1 = 2, सो y/3 = 3 + 2 5/2। ये जो अपॉन 3 है डिवाइड बाई 3 है, इसको उस तरफ लेके जाओ तो इंटू 3 हो गया,
5 3 15/2, 15/2 को चाहिए तो पॉइंट में लिखो, 15 का आधा 7.5 आया और x कितना आया 0। तो आप y की वैल्यू या तो 15/2 रखो या तो 7.5 रखो, दोनों भी चलेगा। करना क्या था, दोनों क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी। कॉपी करो, बड़ा आसान है। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये भी बहुत मजेदार है। ऑर्डर्ड पेयर, जो पेयर्स होते हैं उनका क्रॉस जब हम करते हैं, ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे करेंगे। देखो a क्रॉस b है, ओके, कोई भी दो सेट है a और b, a क्या है a b c, b क्या है एलिमेंट x, y, इनका दोनों सेट का हमें क्रॉस करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, सिखाया था ना मैंने बेसिक में। क्या करोगे आप, सेट बना दो, a के एलिमेंट्स को b के एलिमेंट के साथ क्रॉस करना है। a के एलिमेंट्स में a b c है, b के एलिमेंट्स में x y है। पहले a है तो पहले a के एलिमेंट को पकड़ो, पहले a को पकड़ते हैं यहाँ से। तो ये जो a है, a वो तीनों b के जो दो एलिमेंट है उनके साथ जाएगा। इस a का पहले x के साथ पेयर करो, a, x, फिर a का y के साथ करो, a, y, हो गया। अब ये जो दूसरा एलिमेंट है b, इस b का पेयरिंग करो, b का दोनों में करो, b का पहले x के साथ, फिर b का पेयरिंग y के साथ, हो गया। अभी जो c है उसकी पेयरिंग करो, किसके साथ करोगे, पहले x फिर y, c का x के साथ, फिर c की पेयरिंग y के साथ। बस यही करना है, हो गया। ये आपका a क्रॉस b आ गया। कितना आसान है, देखो आप समझो b क्रॉस a निकालना है तो b पहले समझना, b समझो पहले है, सबसे पहले b समझो और बाद में a है, b पहले बाद में है। तो अब b के एलिमेंट्स को पहले लोगे, b का एलिमेंट कौन है x, इस x का क्रॉस तीनों के साथ करना। तो ये जो x है इस तरह से करोगे, x का क्रॉस पहले a के साथ करोगे, पेयरिंग, फिर x का b के साथ, फिर x की पेयरिंग c के साथ। ये हो गया x का काम। अब y, अभी जो y है इस y का पेयर करोगे, y का a b c तीनों के साथ। तो y का पहले a के साथ आएगा, y a, फिर y और b, फिर y का c के साथ, इस तरह से पेयरिंग आएगा। हो गया, ये कितना आसान है। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि a क्रॉस a करना है, a क्रॉस a मतलब a का a के साथ ही क्रॉस करना है, एट दैट टाइम आपको b देखना ही नहीं है, ये b नहीं दिखेगा क्योंकि मुझे a और a का ही सेल्फ क्रॉस करने बोला। इसको बाइनरी भी बोलते हैं, ओके, बाइनरी प्रोडक्ट। मतलब क्या है, देखो कि a का a के साथ ही कर रहा है, समझो यहाँ पर और एक a है, a b c, इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, इस a का a के साथ ही क्रॉस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस a का एलिमेंट पहले a लूँगा, ये जो a एलिमेंट है इसका a b c के साथ पहले पेयर आ जाएगा। देखो पहले इस a का a के साथ, फिर b के साथ, फिर c के साथ, a का a के साथ, a का b के साथ, a का c के साथ, पेयर कर दिया, जोड़ी बना दिया। इस a का इन तीनों के साथ जोड़ी बनाया। अब क्या करेंगे, इस b का पेयरिंग करेंगे तीनों के साथ, a b के साथ। तो यहाँ पर b का a के साथ, b का b के साथ और b की पेयरिंग c के साथ, मतलब इस b का a b c तीनों के साथ पेयरिंग किया। अब ये जो तीसरा c है, इस c की पेयरिंग होगी ये तीनों a b c के साथ, c की पेयरिंग a के साथ, c पेयरिंग b के साथ, c पेयरिंग c के साथ, और बाद में यहाँ पर हो गया। अगर आपको चाहिए तो चेक भी कर सकते हो, a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, a के अंदर कितने 3, b के अंदर 2, 3 2 6, तो 6 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 आ गया। और a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों में 3 2 6 आना चाहिए। a क्रॉस a में कितना आएगा, a के एलिमेंट्स कितने, a के 3 और a के 3, सो 3 क्रॉस 3, 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया बड़ी आसानी से। कितना ईजी है देखो, ओके। अब b क्रॉस b चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये जो b है b के नीचे b समझो, ओके, इस तरह से x, y, और b का ही क्रॉस करना। तो क्या आएगा, इस x को पहले दोनों के साथ क्रॉस करो, पेयर करो, x, y। मैंने क्या किया, इस x का इस x और y के साथ पेयर किया। अब इस y का दोनों के साथ पेयर करो, y, x और y, y। देखो x, y, फिर y, x, y, y। और यहाँ पर देखो ये दोनों में 2 2 एलिमेंट्स है, सो आप करोगे 2 क्रॉस 2, 2 2 4, 1 2 3 4 आ गया। सो काफ़ी आसान था, देखा आपने किस तरह से जोड़ियाँ बनानी थी। यहाँ पर ये मैं रफ कर देता हूँ, समझने के लिए अलग से बनाया था आप लोगों के लिए, ओके, इस तरह से है। ये हटा देते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। 4 क्वेश्चन थे इसमें, a क्रॉस b क्रॉस a। अब टेक्स्ट बुक में देखोगे 4 क्वेश्चन थे, चारों हो चुके हैं। अगर आपको ये आ चुका है तो आगे वाला जो 4th है वो भी आ ही चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई था, वहाँ सीधा नंबर्स दिए हुए हैं। चलो यहाँ पर P जो है 1 2 3 दिया है, एलिमेंट एक सेट है, Q एक सेट है जिसमें एलिमेंट 6 4 है। अब मुझे P क्रॉस Q करना है, मैं कैसे करूँगा P क्रॉस Q, तो यहाँ ऐसे लिख दूंगा P का जो एलिमेंट 1 है
इसको मैं जो क्यू के एलिमेंट्स के साथ जोड़ी बनाऊंगा, 1 की जोड़ी बनेगी सबसे पहले 6 के साथ, फिर 4 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 हो गया। अब ये जो 2 है इसकी जोड़ी बनेगी 6 और 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ। फिर क्या होगा, जो 3 है इसकी जोड़ी बनेगी पहले 6 के साथ, फिर 3 जो है उसकी पेयरिंग होगी 4 के साथ, ये इस तरह से। अब देखो क्यू क्रॉस पी करना, अब क्यू क्रॉस पी उल्टा, तो पहले क्यू लेना है तो क्यू का एलिमेंट 6 पहले ले लो, 6 का जोड़ी 1 2 3 के साथ करना, 6 का पहले 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ। ज़्यादा नहीं समझा रहा क्योंकि सारी चीज़ें बता चुका हूँ। पहले 6 लेना है, 6 के साथ इन तीनों की पेयरिंग करना। अब 4 लेना, 4 के साथ इन तीनों को लिख देना, 4, 1, 4, 1, फिर 2 और 3, 4, 2 एंड 4, 3। इस तरह से दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे आपको? यस, ओके। तो ये इस तरह से हो गया, आंसर ही हो गया। 4th के अंदर 2 क्वेश्चन थे, यहाँ टेक्स्ट बुक में नंबर नहीं दिया, आप नंबर डाल सकते हैं इस तरह से। ओके, यहाँ पर भी नंबर नहीं, आप नंबर डालोगे तो भी चलेगा। ये 4 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो चुका है। यहाँ समझने के लिए तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट्स, मैंने जितना भी बेसिक बताया वो थोड़ा सा रिलेशन के बारे में डीप में था, लेकिन आपको जो क्वेश्चन है उतने ज़्यादा डीप में नहीं पूछे गए हैं। आपको जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। टोटल टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो 11 क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस भी है इस एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। कोशिश करेंगे आने वाले 1 या 2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। 1.2 लास्ट है, फिर नया चैप्टर हम चालू करेंगे। बहुत ही मज़ेदार है रिलेशन, आप मेरे साथ सीखते रहो। मैंने सीरीज चालू की है कॉमर्स की, जिसमें आप 11th कॉमर्स का पहला चैप्टर देख रहे हो। 12th कॉमर्स की भी हमारी सीरीज चालू है, तो अगले साल आप लोगों को फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ साइंस वालों को पढ़ाता था। 12th और 11th साइंस का सिलेबस लगभग मैंने पूरा कर दिया है, जो नया सिलेबस आया है। अब मैं 11th कॉमर्स और 12th कॉमर्स के बच्चों को नया सिलेबस कॉमर्स का मैथ्स दे रहा हूं। तो इस सीरीज के साथ आप जुड़े रहो। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप अपने ही तरह जो आपके दोस्त है जो मैथ्स सीखना चाहते हैं, वो भले कॉमर्स में हो, साइंस में हो, 10th में हो, सबके लिए मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नए लेक्चर में आगे के कंसेप्ट के साथ। बाय एवरीवन।